नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक पर जिस बीएसपी का करिश्माई उदय हुआ था, उस बीएसपी के साथ सियासत के हर रंग जुड़े हैं। बहुजन आंदोलन के नाम पर कभी शुरू हुई थी पार्टी, लेकिन उसके बाद जब बीएसपी सत्ता में आई, तो बीएसपी सुप्रीमो का ऐसा रसूख और ऐसी हनक लोगों ने देखी कि वो आज तक लोगों को याद है। बीएसपी ने सत्ता में रहते हुए बहुजन स्वाभिमान के नाम पर कई स्मारक बनाए, लेकिन उसके बाद कई आरोप भी लगे। एक-एक करके सारे नेता छोड़ गए और जिस पार्टी को आंदोलन की तरह चलाने की बात होती है, उस पार्टी को लेकर के तमाम आरोप उन नेताओं ने लगाए जो पार्टी को छोड़ कर के गए। लेकिन पार्टी ने अपने समय में कानून व्यवस्था से लेकर के बहुत फैसले ऐसे लिए जिसको आज भी नज़ीर माना जाता है। लेकिन 2012 एक ऐसा साल था जिसके बाद बीएसपी का तिलिस्म टूटकर बिखर गया। मायावती खामोश हो गई और उसके बाद कहीं न कहीं पार्टी हाशिए पर चली गई। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पीडीए का नारा दिया है और जिस तरह से पीडीए के कॉम्बिनेशन पर जीत हासिल करके इसको एक हिट फॉर्मूला बनाया है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं पार्टी को चुनौती मिल रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी को या बीएसपी सुप्रीमो को एक तरह से बीजेपी की बी टीम साबित करने की कोशिश लगातार की है। बीच में दलित चेहरे और भी आए, चंद्रशेखर नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भी कई चुनौतियां पेश की। ऐसे में 9 अक्टूबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में एक बड़ी रैली कर रही हैं। हमेशा बीएसपी की रैली अलग-अलग कारणों से चर्चा में रही है, लेकिन इस बार इस वजह से चर्चा में है कि क्या काशीराम जिन्होंने बीएसपी को तिलिस्मी बनाया था, उनकी पुण्यतिथि पर होने वाली ये मेगा रैली बीएसपी की कमबैक रैली साबित होगी। क्या उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जिनकी उम्मीद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोटर और समर्थक उनसे करते हैं, या क्या इस रैली से उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेगी? इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ रचना सदन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इन दोनों ही गेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि बीएसपी की राजनीति को और खासतौर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की राजनीति को शुरू से अब तक देखते आए हैं, और जिस तरह से उदय हुआ है, जिस तरह से पराभव हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है, इसको महसूस किया है। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रचना जी से ही है। मैम, बीएसपी की रैली अलग अलग वजह से चर्चा में रही है, लेकिन ये जो 9 अक्टूबर की रैली है काशीराम की पुण्यतिथि पर, इसको कैसे देखती हैं? क्या उम्मीद है इस रैली से? क्योंकि अपनी रैली से मायावती जी हमेशा अलग-अलग संदेश देती रही हैं। आपने तो इस बात को बेहतर देखा है। हाँ, जैसा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मायावती कम बैक करेंगी, तो ये इस रैली से पता चलेगा कि कितना भीड़ जुटा पाती हैं, वहां से क्या संदेश देती हैं। क्योंकि उम्मीद तो बहुत है लोगों को, सभी लोगों की निगाहें हैं उस पर, बाकी पार्टियों की भी। और उनके लोग तो चाहते ही हैं कि बहन जी फिर कम बैक करें। हम्म। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है उस दिन। सबसे बड़ी बात यह है देखने कि वाली मायावती बात। क्या बोलती हैं, जी। खुद क्या बोलती हैं उस पर उस दिन। क्या वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी कार्यक्रम, या फिर घर हम्म। बैठ जाएंगी, हम्म। खाली ट्विटर और प्रेस नोट से ही चलेगा मामला। हम्म। क्योंकि उम्मीद तो उनके कार्यकर्ताओं को भी है और उनके समर्थकों को भी बहुत है। वो लोग चाहते भी हैं कि एक विकल्प होना चाहिए सपा और भाजपा के अलावा भी। बिल्कुल, उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। मनमोहन जी, मायावती जी की रैली हमेशा अलग-अलग कारणों से चर्चा में रही है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन जैसा रचना जी कह रही हैं कि क्या मायावती जी बोलती हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग उनकी रैली में उनको सुनने के लिए जाते हैं कि बहन जी आखिर कह क्या रही हैं। हमको उनके वोटर्स को, जो हम लोगों ने उनके समर्थकों को जो देखा है रैली में, वैसी रैली मुझे लगता है कि लखनऊ में क्या उत्तर प्रदेश में मैंने तो कम से कम नहीं देखी, हालाँकि मेरा अनुभव कम है।
तो आपको क्या लगता है इस रैली के पीछे बीएसपी अध्यक्ष ने बड़ी तैयारी की होगी? क्योंकि अब अपने बूते पर इस समय रैली करना, जबकि चारों ओर से पार्टी चुनौतियों से घिरी हुई है, तो उम्मीद तो मायावती जी से है ना? देखिए शिल्पी जी, बात इसकी है कि मायावती जी जब से कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को लिया के खड़ा किया और मायावती जी जब ये सत्ता उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनी, उसके बाद मायावती जी की पार्टी माना कि 12 से आज हाशिए पे जा रही है, मगर वो चुनौती मायावती जी स्वीकार करती रही हैं। उन्होंने समय समय पर दूसरी कई बातें की हैं। आज ये करीब 9 वर्ष के बाद मायावती जी या कहे बहुजन समाज पार्टी का जमीनी आधार पर रैली के जरिए कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर इस तरह का एक आयोजन होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल की अभी कोई चुनावी सरगर्मी यूपी में नहीं है, मगर फरवरी से लेके और मार्च तक 27 में चुनाव यूपी में होना है और उसकी तैयारी अभी से राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो मायावती जी भी उसी तैयारी में शायद हैं। और एक भीड़ जुटाना, जैसा कि रचना जी ने कहा कि एक बड़ा वो होगा कि कितनी भीड़ जुटेगी, मायावती जी क्या कहती हैं। ये सही बात है कि मायावती जी ने चाहे 2003 की बसपा से भाजपा से अलग होकर के, मतलब सत्ता से अलग होकर के, उस समय उनकी स्पीच अलग अलग समय पर उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। इस रैली से कहेंगे परिनिर्वाण दिवस पर जो यहाँ भीड़ का जुटान होना है, उसमें क्या बोलती हैं ये आगे की बसपा की रणनीति का एक प्रकटीकरण होगा। और ये जो भीड़ जुटाने की बात है, तो मेरी जो जानकारी है कि इन्होंने जो प्रभारी बनाए हैं विधानसभा के स्तर पर, उन सारे लोगों को भीड़ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। शायद उनकी एक परीक्षा भी होगी कि वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। इसके लिए जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे वो जोनल कोऑर्डिनेटर हो चाहे स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, वो सारे लोग उसमें लगे हुए हैं तैयारी में। और ये एक वो है कि, और इसके लिए शहर में आप देखिए तो तमाम होर्डिंग बड़े बड़े लग गए हैं, जैसा बसपा का पुराना वो रहा है। तो ये निश्चित तौर से कि बसपा के लिए आगे का, अब आगे सफर कैसा होगा, क्योंकि इसी बीच मैं एक आपको और बता दूं, बिहार में भी चुनाव की कल घोषणा हो गई है और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने बिहार में पूरे अकेले दम पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो ये इससे भी, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको अपना राष्ट्रीय वो बचाना भी है। तो कमबैक की बात जो मायावती जी की हो रही कि उत्तर प्रदेश में कमबैक इस रैली से करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी इस बात की उम्मीद है, पार्टी के नेताओं को भी है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग राजनीति का करते हैं। वो एक अब देखने को मिलेगा कि बिल्कुल, मायावती जी का संदेश क्या सबको होगा इस 9 बात की अक्टूबर। उम्मीद है। जी, सबको इस बात की उम्मीद है और इस बात की उम्मीद है कि मायावती जी इसमें क्या बोलती हैं, कौन-सी दिशा वो देती हैं, ये सुनने के लिए लोग जाते हैं। रचना जी, जिस तरह से ये पूरी रैली है, क्योंकि ये रैली बीएसपी इतनी महत्वपूर्ण मान रही है, बाहर के लोगों के राजनीतिक विश्लेषकों की, दूसरे दलों की तो निगाह लगी ही है, लेकिन मायावती जी ने खुद इस रैली को इस तरह से इम्पोर्टेंट माना है कि हमने सुना है कि उन्होंने भीड़ जुटाने का टारगेट जो पहले दिया जाता था, वो भी अपने नेताओं को टारगेट दिया है और खास बात ये है कि अभी सारे काम, सारे अभियान रोक दिए गए थे जब से ये रैली, इस रैली की घोषणा हुई है। तो ये भी एक सर्वाइवल का सवाल है बीएसपी के लिए, कमबैक का तो है ही, कि आज की स्थिति में अगर उनको अपने आप को साबित करना है, अपने मतदाताओं के सामने बताना है कि हाँ, 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, बीएसपी है मैदान में, तो ये रैली उतनी महत्वपूर्ण है। मायावती जी भी ये सोचकर चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक फीडबैक मिल रहा है कि इस बार लोग बहुत उत्साहित हैं इनके, और भीड़ ठीक-ठाक आ जाएगी, क्योंकि लंबे समय बाद कोई प्रोग्राम कर रही हैं। भई अगर ये लास्ट चुनाव, अगर मान लीजिए जो 27 का चुनाव है, उसमें अगर बीएसपी कुछ नहीं कर पाती है, तब तो खत्म ही हो जाएगा ना मामला। लेकिन उससे पहले ये जो कल भीड़ है या जो भी उनका शक्ति प्रदर्शन होगा, वो पंचायत चुनाव के लिए भी होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव ज़्यादा नज़दीक हैं और राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि गाँव-गाँव में बीएसपी का पंचायत चुनाव में ठीक-ठाक रहेगी परफ़ॉर्मेंस। मतलब मजबूत बिल्कुल, आधार दिख रहा है। बिल्कुल। ये जो तो आधार दिख रहा है,
और कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोग इस बार जैसे जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो पैसा वैसा बहुत ऊपर से खर्च होता है, लेकिन जो इनके पुराने लोग हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं वो अपना भी पैसा खर्च कर रहे हैं रैली में, क्योंकि चाहते हैं जो लोग वामसेव से जुड़े हैं, जो काशीराम जी से जुड़े थे, वो चाहते हैं कि पार्टी जिंदा हो जाए, दलितों की कोई अपनी पार्टी होनी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात रैली तो इनकी सक्सेसफुल होगी। ये बहुत भीड़ की महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता में रहते हुए तो कोई पार्टी अगर रैली करती है तो उसके उसका एक अलग एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से हाशिए पर पड़ी है बीएसपी, उसमें अगर मायावती जी रैली करने की, और वो भी इतनी बड़ी रैली करने की, कहा जाता है कि मनमोहन जी, कहा जाता है कि बीएसपी से बड़ी, मायावती जी से बड़ी रैली कोई नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में। तो इसका तो खैर एक टेस्ट है ही। लेकिन जिस तरह से अभी चुनौतियां हैं सामने, अगर मैं रिसेंट चुनौती की बात करूं, वैसे तो कई साल से बीएसपी धीरे धीरे नेपथ्य में चली गई, तो पीडीए की जो चुनौती मिली है, क्योंकि मायावती जी अक्सर इस समय जब उनके प्रेस नोट आते हैं, जब उनके एक्स पर पोस्ट वो करती हैं, तो ये दिखाई देता है कि मानो वो समाजवादी पार्टी को ज्यादा घेरती हैं। तो ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, इसने एक चुनौती तो पेश कर ही दी है बीएसपी को। तो इसके लिए मायावती जी क्या बोलती हैं, इस पर भी नजर रहेगी। देखिए, ये बात तो सही है कि मायावती जी क्या बोलेंगी इस पर नजर रहेगी। और जो पीडीए की बात है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए का वो किया था, अब की बार पीडीए सरकार का एक नारा दिया था और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उसका बेनिफिट भी मिला था। हालांकि उसमें लोकसभा चुनाव में जब मुस्लिम मतदाताओं को ये नहीं दिखाई पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी लड़ पा रही है, तो कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय फलक पर मुस्लिम कांग्रेस के साथ गया और पीडीए दोनों जोड़ करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। और पीडीए कहें आप कि पीडीए सफल हुआ, जिसको आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, और वो 37 सीट जीते और 6 कांग्रेस जीत गई गठबंधन जोड़ करके 43। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। तो मायावती जी की पार्टी जो 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 10 सीट पर पहुंची थी, वो शून्य पर पहुंच गए। अब आज सर्वाइवल का संकट तो निश्चित तौर से है और पीडीए के जरिए कहीं ना कहीं तो डेंट लगा है। बहुजन समाज पार्टी के जो उस समय के कद्दावर नेता रहे मायावती जी के बाद वाले सेकंड लाइन के, वो सारे आज अलग हो गए हैं और वो उनमें से अधिकांश समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं, कुछ लीडर कांग्रेस के साथ चले गए हैं। अब पीडीए जो है वो समाजवादी पार्टी पीडीए को हर मुद्दे पर पीडीए को आगे करके कर रही है। वो चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे विश्वविद्यालयों में जो दाखिले में आरक्षण का मुद्दा हो, सारी जगह पर पीडीए को कर रहे हैं। अब दूसरा इशू आ गया कि नगीना से जो सांसद चुने गए हैं चंद्रशेखर, वो भी बहुजन समाज पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में एक चुनौती बन रहे हैं और वो लगातार अपना पूर्वांचल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौती दो तरफा हो गई है। एक, जैसा मैं समझता हूं कि एक समाजवादी पार्टी के पीडीए और बहुजन समाज पार्टी के ही, चाहे वो कुर्मी बिरादरी के नेता हो, चाहे पासी बिरादरी के नेता हो, जो जिनका एक आधार हुआ था बसपा में 4 साल की सरकार सत्ता में रहने में या संगठन में काम करने पर जो आधार बना था, वे सब आज बहुजन समाज पार्टी से हट करके दूसरे उस खेमे में है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौती बन रहा है। अब चंद्रशेखर भी चुनौती है पश्चिमी यूपी में, जहां सहारनपुर की नगीन, बिजनौर की नगीन, सहारनपुर, बिजनौर, आप उस बेल्ट में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव बहुत हुआ करता था। खुद मायावती बिजनौर से सांसद हुई, आज वहां चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये चुनौती तो बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी है। चुनौती है। 27 के चुनाव के पहले उनको मजबूत करना पड़ेगा, जैसा कि रचना जी ने कहा कि लोगों के अंदर एक उत्साह है। से पहले उसको मजबूत करना है। रचना जी, दो तरफा चुनौती है। एक तो सीधे सीधे जो सामने से आ रही चुनौती है, पीडीए की चुनौती है, क्योंकि दलित कहीं ना कहीं दलितों को अपने साथ पीडीए में रख करके अखिलेश यादव ने चुनौती दी है। दूसरी जो बात मनमोहन जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि चंद्रशेखर जैसे तेज तरार और हम कह सकते हैं कई मायनों में आक्रामक
जो तेवर वाले नेता हैं, उनका जिस तरह से उदय हुआ है, कहीं न कहीं वो भी तो पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि मायावती का जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बीएसपी जिस तरह से पॉलिटिक्स करती है, उसमें अब इस तरह की चीज़ों के लिए तो थोड़ा बदलाव लाना होगा। इस बात पर भी नज़र रहेगी कि वो क्या कहती हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि उनका एक तेवर है, उनका एक स्टाइल है राजनीति का, तो अब कहीं न कहीं चंद्रशेखर जैसे नेताओं के आने से उसको तो इस चुनौती मिल इ ही रही है। हाँ, इसीलिए तो सारा कुछ है कि वो बोलती क्या है। अगर वो अपने उस दिन भी कांग्रेस को ही निशाने पे रखती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को पे कुछ बोलेंगी नहीं, हुँ, तो तब कुछ थोड़े होने वाला है। पब्लिक क्या सुनना चाहती है, उनके लोग क्या सुनना चाहते हैं? हुँ, भाई जो सत्ता में है उसी के खिलाफ लोग सुनना जी, चाहते हैं ना। आप उनका प्रेस नोट भी देख लीजिए, हुँ, तो या तो वो कांग्रेस पे बोलती हैं या सपा पे बोलती हैं, बीजेपी पे तो 2 लाइन बोलती हैं। तो हुँ, और चंद्रशेखर क्या कर रहा था? चंद्रशेखर वो उस शैली से कर रहा है राजनीति जो ये शुरू में करती थी, हुँ, हुँ, ये या कांशीराम जी। जी, तो इनको तो अपना पूरा बदलना होगा, जो 2012 के बाद इन्होंने छोड़ दिया है सब कुछ, उतना आक्रामक होना होगा, है ना? बिल्कुल। और अच्छा रचना चुनौती जी जी, चुनौती तो उनके सामने सभी हैं, क्योंकि जी, जब एक और आपने फिल इन गैप छोड़ दिया, आप घर बैठ गईं, तो चंद्रशेखर का उदय हो गया। जी, जी बिल्कुल भई जैसा आपने आपको कहा अपने कि भतीजे को सक्रिय करना होगा, है ना? हुँ, उसको पावर देनी होगी कि वो भी कुछ बोले। जैसे हुँ, विवाद हो गया था कि विधानसभा में अभी जो चुनाव था लोकसभा का, कि वो कुछ वाला बीजेपी लोकसभा सरकार के चुनाव खिलाफ में बोल दिया लोकसभा चुनाव में, तो उसको घर बैठा दिया। तो नहीं होगा ना, पब्लिक हमेशा जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ सुनना स्टेब्लिश चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट पार्टी होता है। न जो पार्टी जी, 30 साल से ज़्यादा समय से यूपी की पावर में है ही नहीं, या उसका वजूद ही कांग्रेस का इतना कम है, आप उसपे 3 पन्ने का प्रेस नोट जारी करने से कुछ नहीं जी, होता है। जी, बिल्कुल जो पब्लिक का सेंटिमेंट होता है, जो लोगों का सेंटिमेंट होता है, लोग वही वो सुनना ये चाहते होता हैं, है कि है ना? जो भी सत्ता की कमियाँ हों, विपक्ष उस ओर न सिर्फ ब उसको बताए, बल्कि उसको उसके लिए जनता के पक्ष में थोड़ा आक्रामक भी हो जाए। लेकिन रचना जी, आप ही से दूसरा सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी के बारे में अगर कुछ नहीं बोलती है, तो इस बात पर भी तो फिर से मुहर लग जाएगी, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहते रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। ये तो अब लगभग प्रचारित हो गया है। ये हाँ, ठप्पा तो बिल्कुल। लगाना जब होगा ना नहीं अगर मैदान में जब आना है। जब आप सक्रिय नहीं हैं, आप संघर्ष नहीं कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ, बल्कि जो आधी चीज़ों पे तो आप समर्थन ही दे देती हैं, कि हुँ, ये भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा, ना? और फिर जी, कांग्रेस को फिर बोलना, दूसरे ही पैरा से कांग्रेस आ जाती है, तो बिल्कुल। आपको सीधे-सीधे लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल सीधी आपको लड़ाई आपको नहीं हो दिखना होगा कि आप बीजेपी से लड़ रही हैं, आप कांग्रेस और सपा से नहीं, बीजेपी से पहले लड़िए। बिल्कुल मनमोहन जी, रोचक बात ये है कि विधानसभा चुनाव तो बाद में होगा, कौन किसको हराता है, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों में भी एक है कि उसमें से कौन सत्तारूढ़ बीजेपी से लड़ रहा है। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही, लेकिन ये बी टीम वाली जो बात है, मायावती को तो अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी ना इस रैली में। अब तो ये बहुत एक तरह से प्रचारित हो गया है कि बी टीम है। और अगर कुछ नहीं देखिए बोलती हैं तो सपा और कांग्रेस को मौका मिल जाएगा। तुरंत हम लोग एक देखेंगे कि स्टेटमेंट आ गया शिल्पी सपा जी कांग्रेस। शिल्पी जी मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा आपकी बात के लिए। मायावती जी ने पिछले जो जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर दिया था। ठीक है। इसी तरह से क्योंकि उनका आरोप यह था कि उनका भीमराव अंबेडकर जो एमएलसी के लिए जा रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी ने मतलब उनका यह आरोप था कि समाजवादी पार्टी ने उनको सहयोग नहीं किया, तो उसके विरोध उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी। तो आप राजनीति जो अभी रचना जी कह रही थी कि जो कांग्रेस 89 से उत्तर प्रदेश में मरी खपी हो गई है, मतलब जो भी आप देखिए हाशिए पर चली गई, उस कांग्रेस को लोग आप रोज कोस रहे हैं क्योंकि आप लड़ना यूपी में है, मगर राजनीति करेंगे आप देश की बात करेंगी, तो कांग्रेस हाशिए पे आप उसको बोलेंगी, फिर आप समाजवादी पार्टी बोलेंगी, भारतीय जनता पार्टी पे आपको कुछ बोलना नहीं है। तो जो बी टीम का आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं आप पे स्टेब्लिश हो जाता है, आपके प्रेस नोट हो, बिल्कुल, ट्वीट हो या जो बिल्कुल। भी बात हो। सहसा में तो अब मेरी थोड़ा-सा आपने आपका राज्यसभा में जब एक सेकंड आपका जब राज्यसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया,
वहां से सीधे सीधे स्टेब्लिश हो गया कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दबाव है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या जो भी है, आप जो भी बात विपक्ष के आरोप लगे। यहाँ 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय कौन लड़ रहा था? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर समाजवादी पार्टी लड़ते हुए दिख रही थी। और देखिए, एंटी स्टेब्लिशमेंट चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, जब सत्ता के खिलाफ पब्लिक का होता तो एंटी स्टेब्लिशमेंट जो व्यक्ति होता है, जो लड़ता हुआ दिखाई देता, पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो जाती है। सर यही तो बात जब 2010 से लेके 12 तक समाजवादी पार्टी लड़ती दिखी, तो 12 में जाके समाजवादी पार्टी को खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार बनेगी और सेंटिमेंट होता है, यही बात जनता उनके साथ खड़ी हो गई। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के होता है कि सत्ता में जो खामियां हैं, सरकार में जो खामियां हैं, जो व्यवस्था में खामियां हैं, उसको आप दिखाएं। और ये विपक्षी दल का एक तरह से कर्तव्य भी है। रचना जी, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, हालांकि समय कम है, जिस तरह से बीएसपी हाशिए पर गई है, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है, आप तो बहुत लंबे समय से बीएसपी की राजनीति को फॉलो करती रही हैं, जिस तरह से एक बहुजन हिताय के नाम पर शुरू हुआ, उसके बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भी स्लोगन आ गया, तो दलित प्लस मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद सबको जोड़ करके सोशल इंजीनियरिंग हुई। क्या बीएसपी ये तय नहीं कर पाई कि उनको किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ना है? मायावती जी की ये भी एक चुनौती रहेगी। कहीं ना कहीं ये स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं या करेंगे। इनको वापस कांचीराम जी के उस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, एक बार बहुमत की सरकार तो बना दी ब्राह्मणों के साथ इंजीनियरिंग करके, लेकिन इसीलिए तो हाशिए पे भी चले गए ना, क्योंकि दलितों को लगा कहीं भाई दलितों की बात कम हुई उस सरकार में। तो आपको अपने जो ओरिजिनल जो बीएसपी बनी थी उसी पे जाना पड़ेगा। तब तो पहले दलित को जोड़िएगा, इनको अदर बैकवर्ड कास्ट, जो भी कांचीराम जी का जो 85% था उसको आप जोड़िएगा, तब अपर कास्ट पे आइए। बिल्कुल, अपना जो कोर वोट है और तभी आएगा अभी अपर कास्ट भी ऐसे। हाँ, पहले कोर आपको वापस जो है उसी पे जाना पड़ेगा, उन्हीं फार्मूलों पर जाकर एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी होगी, जैसे पहले होती थी बीएसपी की। जी, मनमोहन जी, चूंकि समय कम है, लेकिन जिस दिन रैली होगी हम लोग फिर से इस बात की चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, पूरी ये जो रैली हो रही है, आपको लगता है कि अगर रैली सक्सेसफुल रही, क्योंकि जिस तरह से टारगेट दिया जा रहा है, कोई कह रहा है कि 5 लाख लोगों का टारगेट दिया जा रहा है, 5 लाख लोग आएंगे, 6 लाख लोग आएंगे, अगर इस मायावती जी कुछ ऐसा धमाका करती हैं, क्योंकि इस तरह की कमबैक की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि डू और डाई, जब ये जीवन मरण का प्रश्न होता है तो कई बार नेता करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में संविधान को बदलने के नैरेटिव को लेकर के दलित जो वोट शिफ्ट हुआ था, वो फिर से एकजुट हो सकता है? हालांकि सवाल तो बहुत भविष्य का है, लेकिन फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। आपको क्या लगता है अभी, अगर रैली सक्सेसफुल हुई, अगर देखिए, भीड़ जुटा लेना ही कोई समाधान नहीं होगा कि भीड़ आ जाएगी। मान लीजिए 5 लाख का टारगेट है, हम कहते हैं 5 लाख आ जाएगी, 8 लाख आ जाएगी, 6 लाख आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। भीड़ आ जाना कोई ये गारंटी नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में कमबैक कर लेगी। मगर जब आप देखिए, जो बात आपने कही ना कि संविधान खतरे में, जब ये बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कर रही थी और राहुल गांधी लाल किताब लेकर के जो चल रहे और अखिलेश यादव रैलियों बोल रहे थे, तब बहुजन समाज पार्टी या कहें कि उसकी नेता मायावती जी की तरफ से कहीं भी ये बात नहीं है कि संविधान खतरे में। ठीक है, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो दलित वोट बैंक में दलित समाज को हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू हुई वो दलित समाज को उसका फायदा हुआ। मगर आज उसका नुकसान हो रहा है, चाहे वो शैक्षिक संस्थाएं हो, चाहे नौकरी हो। आपको आज देख लीजिए कि जो नौकरियां निकलती हैं, मान लीजिए 5 नौकरियां हैं तो उसमें आरक्षण में चला जाएगा तो 3 वैकेंसी निकाली जाती हैं, उसके बाद 2 वैकेंसी बाद में निकाली जाती हैं, तो वो आरक्षण धीरे धीरे बैकवर्ड का भी खत्म हुआ और दलितों का भी खत्म हुआ। इसी बात को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं और उसके प्रमाण भी दे रहे हैं। आज आप देखिए तमाम आंदोलन होते हैं, तो ये कोई फार्मूला नहीं होगा कि ये रैली करके करके इस तरह से कोई सत्ता में कमबैक।
हाँ, इसका एक एक ये होगा कि लोगों के अंदर जोश आ जाएगा, जैसा कि अभी कह रही पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसमें कुछ लाभ मिल जाएगा, मगर ये आप कह लीजिए कि हाँ, इससे वो 100-200 सीटें विधानसभा में जीत जाएंगी। सर, इससे 2027 का चुनाव तो अभी दूर है, उस पर तो ऐसा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी हाशिए पर है, राजनीति में एक कमबैक की स्थिति, अभी तो पार्टी कहीं मुख्य रूप से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। लड़ाई में आना पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। इस बीच कई सवाल मेरे मन में थे, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से भतीजे आकाश आनंद को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद अब बीएसपी सुप्रीमो क्या कहती हैं, अपने तेवर में होती है कि नहीं, कितनी आक्रामकता होती है, किस पर निशाना साधती हैं। समाजवादी पार्टी दुश्मन नंबर 1 है, सियासी दुश्मन, या बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, या कांग्रेस है। बहुत सारी बातें हैं, चंद्रशेखर जैसे नेता हैं तो इशारों में क्या कहती हैं, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे जब रैली होगी, आप लोगों से फिर से एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि मायावती की ये रैली या बीएसपी की यह मेगा रैली बेहद खास है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, क्योंकि कभी जिस पार्टी ने अपने दम पर न सिर्फ सरकार बनाई थी बल्कि बहुत सारा काम किया था, वो अब हाशिए पर है। ऐसे में पॉलिटिकली कमबैक के लिए, राजनीति में मुख्य रूप से सामने आने के लिए और दूसरे विपक्षी दलों की कतार में खड़े होने के लिए भी पार्टी को संघर्ष करना है। तो वो संघर्ष, उसकी ताकत मतदाता होते हैं, समर्थक होते हैं, लेकिन ये रैली उसका एक मंच साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इसमें शामिल होने के लिए। सर मनमोहन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रचना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आपने जानकारी दी। तो अभी के लिए इतना ही। इस रैली पर भी हमारी नजर रहेगी और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल पर भी हमारी नजर है। जरूर देखते रहिए और इसके साथ ही इस बात पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और द फेडरल देश को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।